स्वामी जी प्रणाम। आपने कई बार अपने वीडियोस में चर्चा की है कि कलेक्टिव सब कॉन्शियस माइंड है, मतलब कि सारे लोगों का माइंड जो है, सभी जितने भी जीव हैं सबका माइंड आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए और ये बताइए कि क्या इसकी प्रोसेस से हम अपने समाज में, घर में या जो भी अपने व्यवहारिक जीवन में इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, सामूहिक अवचेतन मन, यह जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ का अर्थ ही यही कि वह एक ही है, लेकिन उसमें हमारे अपने एक सेपरेशंस होते हैं कि हम कहते हैं ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि सेपरेशन पैदा ही सबकॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस माइंड ही वह प्रक्रिया है जो हमारे सेपरेशन को बिल्ट करती है, निर्माण करती है। ऐसा है कि गार्बेज तो बहुत है, कूड़ा बहुत है ना, तरह तरह का गार्बेज है, बहुत कूड़ा है, लेकिन हमने अपना एक गोदाम बना रखा है और ये कहते हैं कि ये मेरा कुछ विशेष गोदाम है, मेरी कुछ विशेष चीज़ें इसमें हैं। तो हम अपने गार्बेज को कुछ विशिष्ट मान करके अपने एक दायरे में बंद करके रखते हैं, अपने गोदाम में बंद करके रखते हैं और ये कहते हैं कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड है। मतलब यह हम कहते नहीं हैं, एक्चुअली यह उसको हम एक ऑटो प्रोसेस के तहत इस काम को कर रहे होते हैं। यह एक ऑटो प्रोसेस है, भले ही वह कूड़ा हो लेकिन हमारी नज़रों में वह सोना होता है। तो बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, बहुत सारी आदतें हैं जिनको कि हम सहेज के रखते हैं। बहुत सारी आदतों को, बहुत सारी धारणाओं को, संस्कारों को हम सहेज के रखते हैं। इसमें जो है कुछ ऐसी धारणाएं हैं, कुछ जो कि समाज के द्वारा प्रदत्त की हुई हैं, शिक्षा पद्धति के द्वारा प्रदत्त की हुई हैं, परिवार के द्वारा प्रदत्त की गई हैं। कुछ जो है दुर्घटनावश आई हुई भी हैं कि कोई दुर्घटना घट गई, उस दुर्घटना में जो इम्प्रेशंस बन गए उसके कारण वो संस्कार बन गए, उस दुर्घटनाओं के कारण बन गए, जो आकस्मिक हैं और प्रायोजित हैं। तो इस किस्म से कुछ आकस्मिक संस्कार होते हैं, कुछ प्रायोजित होते हैं। तो प्रायोजित संस्कारों को हम नैतिकता भी कहते हैं, सामाजिकता कहते हैं, और कुछ आकस्मिक हैं जिसके लिए हम तैयारी नहीं होती, लेकिन विशिष्ट घटना परिस्थितियों के कारण अचानक वह उन्हें हम फेस करते हैं और वह संग्रहित हो जाते हैं। तो अब यह जो है किसी ने हमें गिफ्ट किया, कोई ना कोई कारक हैं, कोई किसी भी घटना, दुर्घटना या किसी सामाजिक आयोजन के द्वारा जो है, जो हमें संस्कार दिए जा रहे हैं, तो यह हम अब इसको हम स्वीकार ही इसलिए कर पाते हैं, इसको हम अपने भीतर अलग से ले ही इसलिए पाते हैं कि सब जुड़े हुए हैं, नहीं तो हम उसको ले भी नहीं पाएंगे। अलग अलग हों तो वह ट्रांसफरेबल है भी नहीं। वो ट्रांसफरेबल इसलिए लगता है कि वह हमारे दायरे के भीतर हैं। तो ट्रांसफरेबल वो हैं इसलिए क्योंकि सब आपस में जुड़ा हुआ है। आकाश में आप कितनी भी लकीरें खींच लो, आप आकाश को विभाजित नहीं कर सकते हैं, आकाश को विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखा होगा आपने कि कुछ विमानों के द्वारा विशेष मौक़ों पर जो है रंग छोड़े जाते हैं आकाश में, और कुछ देर तक वो कायम रह जाते हैं। उसके बाद वो छितराने लगते हैं, फैलने लगते हैं, और वो रेखाएं तितर बितर होने लगती है, उसका स्वरूप बदलने लगता है। तो इस प्रकार की चीज़ है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है जितना बड़ा है उतना बड़ा है ऐसा नहीं है, वह जो है फैलता और सिकुड़ता रहता है, वह लगातार अपडेट होता रहता है। उसमें
स्टोरेज हम यदि बढ़ाते जाएंगे तो उसका दायरा और बढ़ता जाएगा। वैसे जो है कॉन्शियस माइंड से अप्रॉक्सीमेट एक कॉमन नियम के तहत में जैसे हम निकालेंगे तो 9 गुना बड़ा होता है सबकॉन्शियस माइंड। 90% ऑक्यूपेंसी जो है सबकॉन्शियस माइंड की रहती है और 10% जो है कॉन्शियस माइंड की रहती है। एक्चुअली ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का फ़र्क क्या है? तो कॉन्शियस माइंड मतलब जहाँ पर अवेयरनेस है और सबकॉन्शियस माइंड जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, जहाँ जागरूकता नहीं, सजगता नहीं है। जहाँ सजगता नहीं है उसे हम सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन कहते हैं, कि वहाँ पर चेतना जो है सोई हुई है और वहाँ पर जो है ये सारे पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और वो हमारी ऊर्जाओं पर जिंदा रहते हैं। मतलब मेरे का दायरा हम यहाँ क्यों बना रहे हैं कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड, कि मतलब मैं इन्हीं को ही अपनी ऊर्जा पिलाऊंगा। ऐसा हम कहते नहीं हैं या ऐसा होता है। ये जो पैटर्न हैं, संस्कार, वो ऊर्जाओं के बने हुए हैं, एनर्जी के स्ट्रक्चर्स हैं। ये एनर्जी के स्ट्रक्चर्स जो है ये लगातार चार्जिंग मांगते हैं, तो इनको चार्जिंग चाहिए होती है और यदि चार्जिंग इन्हें न मिले तो यह डिसेबल हो जाएंगे, यह डिज़ॉल्व हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा मोह है उनसे और हम ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं कि यह ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है। यह हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं और यह मेरे हैं। मैं मेरे के दम पर ही मैं ज़िंदा रहता, नहीं तो मैं ज़िंदा रह कह सकता है। तो वह जो है मेरा है, मेरा ज्ञान है, मेरी प्राइवेसी है, मेरा जो सब कुछ है, कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मेरी यह जाति है, मेरा यह धर्म है, मेरी यह शिक्षा पद्धति है, मेरा नॉलेज है, मेरे संस्कार हैं, मेरी नैतिकताएं हैं। न जाने कितनी किस्म की और चीज़ें होंगी, हम इसके बारे में पूरा नहीं बोल पा रहे क्योंकि एक बहुत विराट चीज़ है यह। तो जो यह सेपरेशन है, सेपरेशन इसलिए बिल्ट किया जाता है कि यह सीमा रेखा है कि मैं इनको ही अपना खून पिलाऊंगा, बाकी किसी को खून नहीं पिलाऊंगा। अपनी एनर्जी हम पिलाएंगे, हम ऊर्जा स्वरूप हैं। अवेयरनेस जो है, जागरूकता जो है वो हमारा होना है, सजगता हमारा होना है। ऊर्जा का एक प्रवाह, हम एक ऊर्जा के प्रवाह हैं एंटिटी के रूप में। तो वह जो प्रवाह है, वह प्रवाह हम उनको पिला रहे हैं। तो खून पिलाने से भी बड़ी घटना है यह घटना जो है खून पिलाने से भी बड़ी है। तो हम उन्हें पिलाते हैं और ये आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके बाहर वाले को हम खून नहीं पिलाएंगे, अपनी ऊर्जा नहीं पिलाएंगे। लेकिन जो है बाहर से भी जो पैटर्न हैं, दिख रहे हैं, आसपास आते हैं, प्रभावशाली होते हैं, ज़्यादा ऊर्जा पी लेते हैं, हमें प्रभावित करते हैं, तो उसमें से कुछ को खींच करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के स्टोर में रख देते हैं। स्टोर में रखने का मतलब फिर हम इन्हें अपनी ऊर्जा, अपना खून पिलाते रहेंगे। तो हमने एक जो है जोंक और पाल ली जो हमारा खून पीती रहेगी, मतलब यानी हमारा एक और पैटर्न अपने दायरे में ला लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ला लिया, वह हमारी ऊर्जा पीती रहेगी। और यह सब बेहोशी में हो सकता है। होश में हम किसी भी संस्कार को अपनी ऊर्जा नहीं पिला सकते। अभी और यहीं हियर एंड नाउ यदि हम होश में हैं, सजगता में हैं, मुक्त हैं, बुद्ध हैं, एनलाइटनमेंट हो चुका है, का अर्थ यह है कि हमने किसी भी पैटर्न को खून पिलाना बंद कर दिया। सबकॉन्शियस माइंड के किसी पैटर्न को, किसी भी संस्कार को अपनी ऊर्जा पिलानी बंद कर दी। और साधना इसी बात की है कि हम होशपूर्ण हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। और सजग हो जाएंगे मतलब किसी भी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को हम अपनी ऊर्जा नहीं पिलाएंगे तो वह चूँकि एक एनर्जी स्ट्रक्चर है और उसकी खुराक उसको नहीं मिलेगी तो बहुत जल्दी मर जाएगा। 48 मिनट उसका जीवन है बगैर ऊर्जा के। पुरानी ऊर्जाओं के सहारे वह 48 मिनट तक जिंदा रह सकता है। यदि हमने अपनी एनर्जी उनको देना बंद कर दी तो 48 मिनट में वो डिज़ॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। और डिज़ॉल्व हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में जो है जो सचमुच की विक्षेप रहित अवस्था आएगी, उसमें जो है एनलाइटनमेंट हो जाएगा, समाधि हो जाएगी, बुद्धत्व हो जाएगा, एकदम विक्षेप रहित अवस्था हो जाएगी। और वह विक्षेप रहित अवस्था जो है वो मुक्ति की अवस्था है। उसके बाद में जो है उसके साथ में यह प्रज्ञा या विजडम जाग जाती है कि अब हम जो है किसी भी
नए संस्कार को पालेंगे पोसेंगे नहीं, किसी को भी हम अपना खून नहीं पिलाएंगे, अपनी ऊर्जा नहीं पिलाएंगे, अभी और यहीं हियर एंड नाउ हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से हम सजग हो जाते हैं। सजगता का अर्थ है हियर एंड नाउ, और हियर एंड नाउ का अर्थ है सजगता। पूर्ण सजगता का अर्थ है कि हम अभी और यहीं हैं, कोई भूत और भविष्य नहीं है। भूत और भविष्य और वर्तमान ये तीनों के तीनों खो जाएंगे, समय खो जाएगा, क्योंकि यह रिलेटिव घटना है, और रिलेटिविटी जो पैदा होती है वो सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से पैदा होती है। सबकॉन्शियस माइंड के जो संस्कार हैं उनमें जो डेटाज हैं वो डेटाज तय करते हैं कि यह भविष्य में होगा या वर्तमान में होगा, यह ऐसा है और यह वैसा है। ये सारे नियम कायदे जो है उनकी सापेक्षताओं में पैदा होते हैं। उनकी सापेक्षताओं में समय नाम की चीज़ पैदा होती है, और उनकी सापेक्षता में स्थान नाम की, कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह ऐसा है। तो देश काल जो है, दोनों चीज़ें, टाइम एंड स्पेस जो है, सब कॉन्शियस माइंड पैदा करता है। वह किसी भी घटना को देखता है तो उसको हियर एंड नाउ न करके उसको एनालाइज करता है कि यह सही है, यह गलत है, यह ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। इसको ऐसा कहते हैं, यह अच्छा है या बुरा है, या शुभ है या अशुभ है। पूर्व धारणाओं के आधार पर जो है उस पर हम तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, डिफाइन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, और इस प्रक्रिया में उलझ जाते हैं, और भूत भविष्य वर्तमान समय को हम पैदा कर देते हैं, देश काल को हम पैदा कर देते हैं। और यही वह विशेष सर्कल है। इसी को बंधन कहते हैं, इसी को अमुक्ति कहते हैं। और मुक्ति का अर्थ है कि हमने यह समझ लिया कि किसी को भी अपना पैटर्न को अपनी एनर्जी नहीं देना है, जो इस प्रकार की डिवाइडेशन, इस प्रकार की प्रक्रियाएं पैदा करते हैं, जो देश काल को पैदा करते हैं। 48 मिनट में ये सब डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ध्यान की जो सारी विधियां हैं, विधियां इसलिए हैं कि इन विधियों के बाद में वह गैप पैदा किया जाए, वह हैपनिंग हो जाए, उस अचानक सजगता आ जाए, और वह सजगता जो है 48 मिनट तक बनी रह जाए, बीच में कोई भी विक्षेप न पैदा हो। तो फिर जो है सारे पैटर्न डिज़ॉल्व हो जाएंगे आपके, और कोई नया पैटर्न उस समय पैदा नहीं हो पाएगा। तो आपका जो स्टोरेज है वह स्टोरेज वहीं का वहीं पूरा ख़त्म हो जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपकी, कॉन्शियस माइंड मात्र रह जाएगा। और उसके साथ में जो है फिर आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो दूसरे जो हैं, मतलब यहाँ बांटने की जो सेपरेशन की आदत है, सबकॉन्शियस माइंड जो है जड़ता है और चेतन है, दो चीज़ से यह जगत जो है चल रहा है, जड़ और चेतन से। तो एक जो है चेतन है, चेतन का अर्थ है कि जो सृष्टा है, और जो सृष्टि है वह जड़ है। सृष्टि जड़ है और सृष्टा जो है वह चेतन है। तो सृष्टा ही सृष्ट हो रहा है, मतलब वह जो है चेतन जो है वही जड़ बन रहा है। मतलब सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो यही एक खेल है, एक लीला है, और ये शाश्वत लीला है। जैसे वह निराकार जो है वह अनंत है, असीम है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, और वह जो है हमेशा से सनातन है, वैसे ही यह सृष्टि भी सनातन है, उसका खेल भी सनातन ही है। तो यह जड़ता भी सनातन है और वह भी सनातन है। तो इस जड़ता के लिए जो बेहोशी है वह जरूरी है, वह बेहोशी जरूरी है। उस बेहोशी में जो है वह पैटर्न्स बन पाते हैं, और वह सबकॉन्शियस माइंड जरूरी है। उसको हम आकाशीय रिकॉर्ड भी कहते हैं, जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, यानी उसे हम आकाशीय रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। आकाशीय रिकॉर्ड शब्द आपने सुना होगा, तो यह आकाशीय रिकॉर्ड है। तो आकाशीय रिकॉर्ड वस्तुतः एक ही है, लेकिन जो है कुछ के साथ हम अपडेट होते हैं, कुछ रिकॉर्ड को हम अपडेट करते रहते हैं, अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो वह जो है हमारा व्यक्तिगत सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि हम अपने आप को सेपरेट करते हैं इस माध्यम से, और अपने आप को व्यक्ति और इंडिविजुअल के रूप में बना लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से ही हम अपने आप को व्यक्तिगत और इंडिविजुअल और अलग बना पाते हैं, और इसके विसर्जन के माध्यम से ही हम विराट हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, हम मुक्त बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, एनलाइटन हो जाते हैं। तो सारा खेल सिर्फ इसी बात का है कि जो है जड़ और चेतन, इससे यह सृष्टि बनी है, और जो जड़ है वह चेतन ही है, लेकिन चेतन खेल खेल रहा है जड़ हो जाने का। जड़ हो जाने का अर्थ है कि वह जो है किसी पैटर्न में आ गया। देखिए कि वह कोई पैटर्न है। आप किसी भी पदार्थ में जाएंगे भीतर,
तो जो आपको क्वांटम थ्योरी मिल रही है, पदार्थ मिल रही है, उसके नीचे जो सबसे छोटे कण मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो एक पैटर्न के कारण है कि वहाँ ऊर्जा वाइब्रेट हो रही है और वो वाइब्रेशन किसी एक पैटर्न को निर्मित कर रहा है। उस पैटर्न में क्योंकि वो एक खास फ्रिक्वेंसी में, खास जो है तरंग दैर्ध्य में वह प्रकम्पन चल रहे हैं। तो वह प्रकम्पन जो है वह उन प्रकम्पनों के कारण वह एक मैटर की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, उससे सारी सृष्टि बनी है। तो ये तो छोटे छोटे कोई भी सूक्ष्म कण हैं, वह अंततः ऊर्जा ही है। तो वहाँ पर जो है, जो चेतन है वह जड़ की तरह बिहेव कर रहा है, और यह खेल है कि लीला है। तो खेल से आपको जीतना है, यानी बाहर होना है। इससे बाहर होना, जीतना है। खेल खेल लिया, अब इससे बाहर होना है। तो जो पत्थर से यात्रा चली और मनुष्य तक पहुंच गए, पत्थर मनुष्य तक पहुंच गया है, तो खेल का यह आखिरी स्टेप है। तो आखिरी स्टेप जो है वो ठीक से खेलना है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री विल दे दी गई है कि ये जो अंतिम दौर का खेल है, ये अंतिम दौर का खेल जो है, आप चाहे तो जितनी भी देर तक आप खेल सकते हैं। इस खेल को आप जो है चाहे 1 जन्म खेलें, चाहे 100 जन्म खेलें, चाहे 1000 जन्म खेलें, चाहे लाख जन्म खेलें। तो इसमें आपको करना यह है कि जो है, सिर्फ यह करना है आपको इसमें कि इसको समझना है कि कैसे हमने सेपरेशन पैदा किया है। तो सेपरेशन हमने जैसे भी पैदा किया है, और उसको जो है, उन कारणों को हम ऊर्जा देना अपनी बंद कर दें, तो सेपरेशन विदा हो जाएगा और हम भी विदा हो जाएंगे और खेल पूरा हो जाएगा। ये एक ही, लेकिन ये खेल का हिस्सा है कि जो है मैंने अपना पर्सनल सबकॉन्शियस माइंड वो किया है। दो तो यहाँ हो ही नहीं सकते, लेकिन यह जो है एक सेंटर है, सेंटर होना है। तो सेंटर के साथ में क्या जरूरी है? परिधि। बगैर परिधि के नहीं हो सकता। तो हमने एक परिधि निर्मित की है कि यह मैं हूँ, जबकि परिधि है ही नहीं। परिधि हमारी पैदा की हुई है एक ही, लेकिन चूंकि एक सेंटर है तो वो अपनी परिधि निर्मित कर रहा है, और ये दोनों इल्यूजन है, लेकिन ये ऊर्जाओं का खेल है। तब यह है, क्योंकि ऊर्जाओं का खेल तो चल रहा है, किसी न किसी नियम को तो फॉलो कर रहा है, इसलिए यह लीला है। यह झूठ होते हुए भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, यह खेल है और खेल का हिस्सा है ना। किसी न किसी नियम के तहत काम कर रहा है। तो केंद्र विसर्जित हो जाएगा तो परिधि विसर्जित हो जाएगी, परिधि विसर्जित हो जाएगी तो केंद्र विसर्जित हो जाएगा। जैसे केंद्र और परिधि विसर्जित होगी तो सारा सेपरेशन विसर्जित हो जाएगा, और जैसे ही सारा सेपरेशन विसर्जित हो जाएगा तो हम खेल के बाहर हो गए। और सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड एक ही है, अलग अलग नहीं है। यह हम जब भी समझेंगे तो हम इससे बाहर होने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे जो है एक सेपरेशन दूसरे सेपरेशन को प्रभावित करता है तो सब साथ ही, विचार भी जैसे चलते हैं। तो विचार जो चल रहे हैं तो हमें लगता है कि यह मेरा विचार है। यह मेरा विचार जैसा वस्तुतः कुछ नहीं होता है। वह जो फ्लो आ रहा है वह सबकॉन्शियस, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड के फ्लोज होते हैं जनरली। उसमें हम उन विचारों को अपडेट करते हैं, रिसीव करते हैं या नहीं रिसीव करते हैं। अब आप देखिए कि आपको जो विचार दिख रहे हैं, गौर से देखिए तो बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो असंगत विचार हैं, और ऐसे विचार हैं कि जो लगता है कि ये तो हमारे लिए बिल्कुल नए विचार हैं, इससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। अचानक ऐसे भी विचार आते हैं। ये इसलिए आ पाते हैं कि आपका सेपरेशन आप चाहे कितना भी कर लो, लेकिन उस सेपरेशन में जो है आप कितनी सुरक्षा कर पाओगे। तो दूसरे जो सेपरेशन है, या फिर हम कह लें कि जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब आपने कोई अपनी फेंसिंग कर रखी है अपने घर की, लेकिन इधर उधर से कुछ ना कुछ तो घुस ही आता है। कभी कोई चींटी घुसाई, कभी कोई चूहा घुसाया, कभी कोई पक्षी घुसाया, कभी कुछ घुसाया, क्योंकि है तो सब एक ही। आपकी बाउंड्रीज कब कितना काम कर पाएंगी। तो वहाँ पर जो है वो अलग अलग चीज़ें प्रवाहित हो रही हैं, और प्रवाह में जो है वह हमारी सीमाओं को तोड़ते हुए, तथाकथित रूप से हमारी सीमाओं को तोड़कर, जिनको हम बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, घुसी आती हैं।
अब फेंसिंग तो एक लेवल तक काम कर जाएगी कि फेंसिंग खड़ी है तो काम कर जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो आप ऊर्जाओं की जो रेखाएं खींच रहे हैं, तो वो ऊर्जाओं की जो आप जो रेखाएं खींच रहे हैं वह तो बीच बीच में डिस्कनेक्ट होती रहती हैं, क्योंकि उनको लगातार ऊर्जाएं देनी पड़ती है, हिलती डुलती रहती हैं। तो उस बीच में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें घुस जाती हैं। तो वही जो जब भी चर्चा चल रही थी कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स, है ना, ये जब भी चर्चा उठी थी, तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स आपको कैसे प्रभावित करती हैं। वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो आपकी जो बाढ़ है, आपकी जो फेंसिंग है वो कमज़ोर है पता चला, और वो स्ट्रीम ज़्यादा तेज़ है तो उसको तोड़ करके वो भीतर घुस जाएगी। वो भीतर घुस जाएगी, और वो जब भीतर घुसेगी तो आपके जो भी उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी संस्कार हैं, उनको अपडेट कर देगी, उनको वह अपडेट कर देगी, और फिर आपके सोचने समझने का ढंग ही बदल जाएगा। तो इसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। अब आप राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, धार्मिक और इस प्रकार से शैक्षिक, आर्थिक, न जाने कितनी स्ट्रीम्स बह रही हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो स्ट्रीम्स ये हम अभी बह रही नहीं, ये सदा से बहती आई हैं और सदा बहती रहेंगी। तो कोई बड़ी घटना, दुर्घटना होती है, उसकी भी अपनी स्ट्रीम रहती है, और बाकी स्ट्रीम्स उसको अपने पक्ष में करती हैं, विपक्ष में करती हैं। वह स्ट्रीम्स जो है आपको प्रभावित करती रहती हैं। तो वह आपको प्रभावित करती हैं, मतलब वह आपके बाड़े को तोड़ करके आपके भीतर घुस जाती हैं, और आपके जो भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उनको अपडेट कर लेती हैं अपने हिसाब से। तो इसको इन्फ्लुएंस स्ट्रीम कहते हैं। और साधक को जो है पहचानना होता है कि कौन सी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को अडॉप्ट करना है और कौन सी को नहीं करना है। तो साधक ऐसी स्ट्रीम्स को अपने भीतर जगह देता है जो उनको इनसे मुक्त करने के लिए काम करे, मतलब कांटे से कांटा निकालना। मतलब यह भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ही है, लेकिन क्या करेगी, मेरे पास जो है बाय द वे एक एग्जांपल है कि 1 लाख स्टोरेज है, एक लाख संस्कार मेरे भीतर हैं, तो यह आकर के उसमें से 50,000, 60,000 या 80,000 को ये तुरंत करप्ट कर देगी, उनके सॉफ्टवेयर खराब कर देगी। तो इसको मैं आमंत्रित करूँगा ताकि मेरे अंदर की कुछ क्लीनिंग हो जाएगी। तो अब धार्मिक जो स्ट्रीम्स है उसके नाम पर भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो कि आपकी समस्याओं को बढ़ाएंगी। लेवल उसमें धार्मिक है, लेकिन जो है उनके प्रभाव जो है अधार्मिक है, मतलब वो आपके भीतर सफाई नहीं करेंगी। जो स्ट्रीम आपके भीतर सफाई कर दे वह धार्मिक है, जो आपके भीतर की सफाई न कर सके वह अधार्मिक है। अब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है तरह तरह की पैदा होती है, लगातार पैदा होती हैं, और स्ट्रीम्स तो लगातार चलती रहेंगी। एक व्यक्ति है वह भी स्ट्रीम पैदा कर रहा है, अपना सेपरेशन है, मतलब उसको लगता है मैं कुछ हूँ, तो वो अपनी स्ट्रीम पैदा करेगा और वो दूसरों को प्रभावित करेगा। आप जहाँ पर भी हैं आप अपने परिवार को प्रभावित करना चाहेंगे, आपके परिवार वाले आपको प्रभावित करना चाहेंगे। तो अब वो प्रभावित करने की प्रक्रिया तो चल ही रही है, लेकिन कुछ जो है, कुछ आपको जो है प्रभावित कर पाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी। तो आपका सुरक्षा तंत्र क्या है, कैसा है, आपका सुरक्षा तंत्र क्या है और कैसा है, उस पर निर्भर करता है। तो वहाँ पर जो है सजगता की जरूरत है कि स्ट्रीम्स तो लगातार आ रही हैं। साधक क्या करता है, सजग होता है। तो सजग जो है स्ट्रीम्स आ रही हैं, तो उससे अपने आप को प्रभावित किससे होने देना है और किससे नहीं होने देना है। तो इसलिए जो है ये शब्द जो बने हैं कि सदगुरु और फलाना ना, कि कुछ सदगुरु होते हैं और उनसे हम प्रभावित होते हैं। तो जो डिवाइन मास्टर्स हैं, सदगुरु हैं, ये कौन हैं? ये वो हैं जो ऐसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपके भीतर डाल रहे हैं जो आपके भीतर के संस्कार हैं उनको साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे। आपके भीतर के संस्कारों को वो क्लीन कर देंगे। तो उनको आप जानबूझकर आमंत्रित करते हैं। और उसके अलावा जो है कुछ ऐसी पद्धतियाँ, अब उसमें आपको पद्धतियाँ भी दी जाती हैं कि ध्यान की पद्धति दी गई, कुछ दी गई, वो आप कैसे अडॉप्ट करेंगे, आपका सेपरेशन उसे कैसे अडॉप्ट करेगा और क्यों उसकी प्रैक्टिस करेगा। सीधे सीधे वह जो है आप जो है उससे प्रभावित हो नहीं पाएंगे, सीधे सीधे आप उससे प्रभावित नहीं हो पाएंगे। उससे प्रभावित तभी हो पाएंगे जब वो साथ में कोई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम
आपके भीतर डाले तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के माध्यम से वो आपको प्रभावित करेगा, फिर आपको राजी करेगा। आपके जो फेंसिंग है, फेंसिंग में एक डोर बना देगा, एक जो है दरवाज़ा बना लेगा अपने लिए, और आप उसे अलाउ करते हैं कि ठीक है ये दरवाज़ा है और इस दरवाजे को हम बंद नहीं करेंगे। हमारी फेंसिंग बनी हुई है लेकिन ये दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, हम उनको अलाउ करते हैं और वह उनकी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम वहाँ से आती रहेगी और आकर के वह स्ट्रीम जो है हमारे अंदर पर काम करती रहेगी। और तभी तो वह आपको जो है कोई ध्यान विधि या साधना विधि सुझाव दे रहा है कोई व्यक्ति, तो आप कैसे उसे मानेंगे तो तभी ना जब उसकी कोई पहले कोई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपके भीतर प्रवेश पा चुकी हो और वह इतनी तगड़ी होती है कि वो आपके दायरों को तोड़ देती है, आपकी फेंसिंग को तोड़ देती है। तो ऐसी अच्छी स्ट्रीम नहीं, बुरी स्ट्रीम्स भी आपको प्रभावित करती हैं, आपके दायरे को तोड़ करके प्रभावित कर देती हैं। तो हर व्यक्ति अपनी स्ट्रीम पैदा कर रहा है और वह स्ट्रीम जो है दूसरे को यदि प्रभावशाली है तो दूसरे के भीतर दखल दे देती है, और प्रभावशाली कम है, उसकी सुरक्षा कवच ज़्यादा है, तो फिर वह नहीं कर पाती। अब जैसे हमने एक ध्यान भी करवाया था सुरक्षा कवच वाला, मतलब इसमें एक स्टेप दे दी थी सुरक्षा कवच की, तो वह एक्चुअली जो है सुझावों के माध्यम से ऐसा एक सुरक्षा कवच क्रिएट करते हैं, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम की मदद लेते हुए, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज की मदद लेते हुए ऐसा एक कवच करते हैं कि जो ऐसी स्ट्रीम्स जो साधना में हमारे लिए सहयोगी नहीं हैं तो उनसे हम अपना बचाव करें। वह सुरक्षा कवच उन स्ट्रीम्स से बचाव का है। हम ऐसी एक फेंसिंग बना रहे हैं जो इस प्रकार की स्ट्रीम्स ना आ पाए जो हमारी साधना को डिस्टर्ब कर सके, और जो साधना में जो सहयोगी स्ट्रीम्स हैं वह उसमें प्रवेश पा सके, वह हमें बढ़ावा दे सके। इस प्रकार से यह चीज़ें काम करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित तो करते ही हैं कि वो क्योंकि सब जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी अपनी फेंसिंग्स हैं, तो उस फेंसिंग को कब कौन तोड़ पाता है यह सवाल है। और वही सजगता पैदा करनी है। वही कहते हैं ना, संगति सदा जो है उत्तम पुरुष की अच्छी करनी चाहिए, संगति ही सुधारती है, संगति ही बिगाड़ती है। मतलब संगति का क्या अर्थ है? आपने किसी से मित्रता करी और संगति करी का मतलब यह है कि आप उसके लिए अपनी फेंसिंग में डोर दे रहे हैं, दरवाजा दे रहे हैं कि जो है तुम मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मित्रता का क्या अर्थ है? मित्रता का अर्थ है कि तुम मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मतलब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को खोल दिया उसके लिए। तो वो है तो एक ही, तो हम किसी के लिए खोल सकते हैं, एक ही नहीं होता तो कैसे खोलते? और कुछ तो ऐसा है कि हमारे बावजूद हम न चाहें तो भी आ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा शक्तिशाली है और हमारी फेंसिंग को तोड़ के अंदर घुस जाता है। कोई राजनीतिक मामला हुआ, कोई धार्मिक मामला हुआ, कोई कुछ मामला हुआ, कोई आर्थिक मामला हुआ, कोई बड़ी स्ट्रीम्स हैं, वो सब हमारी सब चीज़ें तोड़ फोड़ करके अंदर घुस जाती हैं और हमें प्रभावित कर लेती हैं। क्योंकि एक ही है तभी पॉसिबल है। लेकिन तब भी हम जो धरती एक ही है, लेकिन तब भी हमने अपनी अपनी फेंसिंग तो बना रखी है ना। आपने अपने घर के आसपास बाउंड्री वॉल बनाते ही है ना, तो वह तो अपना सेपरेशन तो हम पैदा कर ही रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। एक प्रश्न पूछना था गुरुजी। एक बार आपने बताया था कि जो नर्मदा नदी है वो परम शून्य सत्ता का प्रतीक है, तो मेरा यही प्रश्न था कि वो कैसे परम शून्य सत्ता का प्रतीक है? जैसे जैन धर्म ने अग्नि के साथ प्रयोग किए, वैसे ही हिंदू धर्म ने, या जैसे पहले सनातन धर्म कहा है, उन्होंने जल के साथ, पानी के साथ प्रयोग किए हैं। तो उन्होंने कोई भी तीर्थ बनाए हैं तो वहाँ पर जल स्थान जरूरी है। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने कोशिश करी कि वहाँ पर कोई नदी हो, झरना हो, स्रोता हो, कोई सोता बहता हो। वह न हो तो कोई सरोवर हो, झील हो। वह न हो तो कम से कम कोई बावड़ी हो, वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा जल का स्थान वहाँ पर जल प्रवाह होता रहे वहाँ पर। हाँ, जल की मौजूदगी प्रॉपर वहाँ होनी चाहिए। और उसके साथ में बहुत गहरे प्रयोग किए सनातन ने। यह प्रयोग कुछ इस प्रकार से थे कि
जो जल है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया जाता रहा है। अब हमें अभिमंत्रित करते हैं जल को, आजकल जो अभिमंत्रित करते हैं तो औपचारिक कर रहे हैं, लेकिन उस समय अभिमंत्रित करने का अर्थ यह होता था कि खास प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करना और मंत्रों के माध्यम से एक खास किस्म का एक कोई सिस्टम डेवलप किया जाता था। वह सिस्टम जो है वहाँ पर हमेशा वह बिल्ट रहेगा और वह काम करता रहेगा। वह क्या काम करेगा? वह यह काम करेगा, मतलब वो इथरिकली जो है वह सिस्टम काम करेगा, इथेरिक रूप से जो है वह सिस्टम वहाँ बन जाएगा। और वह काम यह करेगा कि उसके जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जा कर के चेंज करेगा एटम्स को। हाँ, एटम्स नहीं और नीचे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ई क्वार्क्स इस लेवल पे जा कर के वहाँ पर कुछ चेंज करेगा। जैसे अभी ये कैंगन वाटर का जो कॉन्सेप्ट आया है, सुना है, कैंगन वाटर की मशीनें आ रही हैं 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख की महंगी भी मशीनें आ रही हैं, शुरुआती इतने में है। तो ये जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ चेंज कर देगी, पानी को कुछ ऐसी गुणवत्ता ला देगी कि पानी जो है आपको हील करेगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ ही काम कर रहे हैं। अब कितना कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पे काम चालू तो हो चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट पर बहुत पहले काम यह होता रहा है। अब जो गंगोत्री है, गंगा का पानी सड़ता नहीं है, तो वो क्यों नहीं सड़ता है? वहाँ पर जो है कुछ गंगोत्री में कुछ ऐसा सिस्टम वहाँ पे किया गया है। तो जो मूल गंगोत्री दिख रही है, ये मूल गंगोत्री नहीं है, उसके पीछे मूल गंगोत्री है और वहाँ तक मनुष्य आसानी से नहीं जा सकता क्योंकि वह कुछ इजोटेरिक वर्क्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर कुछ ऐसा है कि वह जो सिस्टम है वहाँ पे काम कर रहा है जो विजिबल नहीं है, और वो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे वहाँ पे चेंज कर दे रहा है। तो इस प्रकार के कुछ चेंजेस वहाँ उसमें किए जाते हैं, कुछ एनर्जी उसमें बिल्ट कर दी जाती है कि वह एनर्जी वह सब कुछ जो है वहाँ पर साधकों को मदद करेगी, वो रिलीज़ होती रहेगी, उससे जो है बनती रहेगी और रिलीज़ होती रहेगी। वह एनर्जी जो वहाँ जो भी साधना करेगा उसको सहयोग प्रदान करेगी। कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई एनर्जी आप भेज रहे हैं तो उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। हवा के माध्यम से भी कोई एनर्जी जा रही है, आकाश और हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से वह एनर्जी ज़्यादा संग्रहित रह सकती है, ज़्यादा समय तक रह सकती है। उसमें जल में एक प्रवाह है, गुणवत्ता है, तो वह एनर्जी को ज़्यादा अच्छे से संभाल के रख सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। उसमें वह एक्चुअली वो जो सिस्टम वहाँ डेवलप किया जाता है उसको मल्टीप्लाई भी करता रहेगा, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा और आसपास के माहौल को शुद्ध करता रहेगा, वह एनर्जी वो प्रसारित करता रहेगा, वहाँ के साधकों को वह चीज़ मिलती रहेगी। क्योंकि तीर्थों में जाते ही आबो हवा कुछ बदल जाती है। वहाँ से 5 किलोमीटर पहले थे तो आबो हवा कुछ अलग थी, वहाँ पहुँच गए तो आबो हवा अलग मिलेगी। वो आबो हवा अलग क्यों मिल रही है? क्योंकि वहाँ जो एनर्जी लेवल पे कुछ काम किए गए हैं। तो वह जो काम कुछ ऐसा ही काम है कि वह उसमें जो वह बिल्ट की गई है एनर्जी, वो साधक को प्रेरित करती रहेगी, अंतर यात्रा में प्रेरित करती रहेगी, और जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को डिसॉल्व करती रहेगी। वहाँ पर तीर्थों में जाएं तो सारी चिंता फिक्र कुछ समय के लिए गायब ही हो जाती है। वहाँ आदमी एकदम रिलैक्स हो, एक अलग ही मूड माहौल में आ जाता है। अचानक होता कैसे है ये सब? पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। वह एनर्जी वहाँ पे ऑलरेडी है, वह एनर्जी वहाँ पर है। अब जैसे हमने इस पे कुछ प्रयोग भी किए हैं, तिरुपति बालाजी सुना होगा। तो हम वहाँ पर गए ऊपर वाले मंदिर में, और वहाँ जो है हम दर्शन के बाद बाहर निकले और वहाँ पर जा कर के हम बैठ गए। एक मंदिर वगैरह बना था, वहाँ जाके बैठ गए। वहाँ पर जो है खूब शोर हो रहा है, लेकिन मौन टूट ही नहीं रहा है। मतलब वो शोर उस मौन को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, और वो शोर कहीं पे भी बाधा नहीं दे रहा है, बुरा लग ही नहीं रहा है, उसका ख्याल ही नहीं आ रहा है उस शोर का। उतने शोर के बावजूद वहाँ कितने बड़े आराम से जो खैर हम तो अपनी साधना में कहते हैं कि जो भी है सब आलम्बन है, सारी ध्वनियाँ आलम्बन है, लेकिन वहाँ पर जो है एक अलग ही बात होती है। कितना भी शोर हो, कुछ भी हो, कितनी भी भीड़ हो, बिल्कुल आपको डिस्टर्बेंस कहीं से कहीं तक महसूस ही नहीं होता है, और जो है बहुत गहरे में आप वहाँ साधना में चले जाते हैं। वही नर्मदा जी है, नर्मदा जी में ये जो पंचवटी है जहाँ से यात्रा होती है, संगमरमर की शिलाएं हैं, तो वहाँ पर बीच में एक ऐसी जगह है, थोड़ी सकरी जगह है, बंदर कूदनी के आसपास की। वहाँ पर जो है आपकी नाव जाएगी, और वहाँ पर आप जो है नाव को खड़ा कर लीजिए, और वहाँ पर जो लोग बोलते हैं
लेकिन जो बोल रहा है उसे भी लगता है कि मैं मौन हूँ, उसकी मेरा मौन नहीं टूट रहा है, बोलने पर भी मेरा मौन नहीं टूट रहा है। तरह तरह की आवाज़ें सुन रहे हैं लेकिन वह नहीं हो रहा है, और आंखें खोले हैं और ध्यान की अवस्था में है। अच्छा, ऐसी जगह है कि वहाँ आप आंखें खोले हुए हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कंटिन्यू है, ध्यान हैपनिंग हो चुकी ध्यान की। आपके बोलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दूसरा कुछ बोल रहा है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, एफर्टलेस अवेयरनेस में आ गए। एफर्टलेस अवेयरनेस में आ गए, एफर्टलेस नोइंग, एफर्टलेस अवेयरनेस उसमें आ चुके हैं। तो यह सब होता है, और ये ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए गए हैं। आज जो है हम धर्मों की आलोचना तो कर लेते हैं, लेकिन ये धर्मों के इतिहास जो है बड़े शानदार हैं, स्वर्णिम इतिहास हैं। इन पर जो है बहुत साइंटिफिकली काम किया गया है। आज हम कहते हैं कि इनके वैज्ञानिक आधार नहीं है, वैज्ञानिक आधार, ज़रूरत से ज़्यादा वैज्ञानिक आधार है इनके पास में, और वो ये विज्ञान सक्षम नहीं है उसको पूरी तरह से अनफोल्ड करने में। जी, यह विज्ञान अभी बच्चा है कि वो जिस तरीके के काम किए गए हैं, यह विज्ञान अनफोल्ड करने में अभी सक्षम नहीं है। इसको अभी बहुत विकसित होना पड़ेगा उन चीज़ों को समझने के लिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं और सारी काम करती रहती हैं। प्रणाम गुरुजी। एक प्रश्न पूछना था आपसे, क्या मृत्यु के समय परम ज्ञान की कोई भूमिका होती है? सारी तैयारी मृत्यु की है। परम ज्ञान जी, मुक्त तो कर चुका, हाँ, लेकिन एक मुक्ति बाकी है। हाँ, वह मुक्ति होगी जब इस शरीर से मुक्ति होगी, तथाकथित मृत्यु। जी, इस तथाकथित मृत्यु के समय में परिपूर्ण मृत्यु होनी चाहिए। जी, परिपूर्ण मृत्यु का अर्थ है इस शरीर के साथ में पूरी तरह से एसोसिएशन डिज़ॉल्व हो जाएगा, इस तरीके से डिज़ॉल्व हो जाएगा कि दोबारा कोई शरीर का आकर्षण नहीं बचेगा। मन डिज़ॉल्व हो जाएगा, जो वापस शरीर का आग्रह करता है, वह भूमिका बनाता है, पूरी तरह से डिज़ॉल्व हो जाएगा। मतलब कोई भी आइडेंटिटी नहीं बचेगी, कोई आकाशीय रिकॉर्ड नहीं बचेगा, और जो कुछ भी हो सकता है। और यदि परिपूर्ण मृत्यु को और आगे ले जाया जाए, यहाँ तक यदि मृत्यु को ले जाया गया, तो यदि सिर्फ शरीर की मृत्यु होगी तो वापस शरीर धर लिया जाएगा, दूसरा शरीर धारण कर लिया जाएगा। उसके साथ में मन की भी मृत्यु हो जाएगी परिपूर्ण रूप से। तो यहाँ इस डायमेंशन में नहीं जन्मोगे, दूसरे डायमेंशन में जन्म जाओगे। और जो है आत्मा की भी मृत्यु हो जाए, यहाँ कहते हैं ना कि आत्मा का तो न जन्म है, न मृत्यु है, न आत्मा कहीं आती है न जाती है। हाँ, लेकिन उस आत्मा की भी मृत्यु होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा भी सेपरेशन का एक सूक्ष्म आधार है। आत्मा में भी कहीं ना कहीं सेपरेशन बचता है सूक्ष्म रूप से। कोई केंद्र बचा हुआ है, केंद्र बचा हुआ है, इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ वहाँ बचा हुआ है। तो केंद्र है तो उसमें बाकी सारी चीज़ें अपने आप बन जाएंगी। जी, जब खूंटी है, केंद्र है, हाँ, तो उसमें वापस कभी भी किसी भी स्तर पे पतन हो सकता है। कहते हैं कि उसके बाद जन्म नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी, किसी न किसी लोक में फंसे रहोगे, कहीं ना कहीं फंसावट बनी रहेगी, क्योंकि कोई केंद्र है। जी, तो उस आत्मा की भी मृत्यु होनी चाहिए। उसके बाद में कोई ब्रह्म नाम की चीज़ है, अहम ब्रह्मास्मि, जी, उस अहम ब्रह्मास्मि की भी मृत्यु होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म भी कहीं ना कहीं फसवल है। बड़े बड़े विराट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, तो ब्रह्म भी मरना चाहिए। तो ठीक से जो मरता है, इसलिए भगवान बुद्ध को निर्वाण के बाद एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, आत्मा भी मरेगी, ब्रह्म भी मरेगा, परमात्मा भी मरेगा, सब मरेंगे, ठीक से मरेंगे। परिपूर्ण मृत्यु मतलब जहाँ तक कल्पनाओं के आधार हैं, जहाँ पर भी सेपरेशन के लिए कुछ भी कोई आधार शेष है, सारे आधार उखड़ जाने चाहिए। परिपूर्ण मृत्यु का अर्थ है कि कोई भी ऐसा आधार न बचे जिसके आधार पर सेपरेशन बच सके। इसलिए साधक जो है परिपूर्ण मृत्यु के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसे साधना की सारी तैयारी क्या है? परिपूर्ण मृत्यु की तैयारी है कि शरीर छूटते समय ठीक ठीक मरेंगे, पूरा पूरा मरेंगे, जी, आधा अधूरा नहीं मरेंगे। जहाँ तक मरा जा सकता है वहाँ तक मर जाएंगे, है ना। जी, और जो मरने की बात कर रहा है वह रहेगा ही नहीं। जो जीने की बात कर रहा है, मरने की बात कर रहा है, साधना की बात कर रहा है, साधना कर रहा है, वो कोई कुछ भी नहीं बचेगा, लेश मात्र कुछ नहीं बचना चाहिए। परिपूर्ण मृत्यु, पूरी तरह से सब विनष्ट हो जाए। और ये जानकारी हमें मिलेगी परम ज्ञान से ही ना गुरुजी?
परम ज्ञान तो यही तो परम ज्ञान है कि हम सेपरेशन को कहाँ बचा रहे हैं। हम जो है सेपरेशन को शरीर के साथ नहीं बचा रहे हैं, ठीक है, शरीर के साथ वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन सेपरेशन को हम मन के तल पे बचा ले रहे हैं। चलो मन के तल पे नहीं बचा पा रहे तो आत्मा के तल पे बचा लेंगे, आत्मा के तल पे न सही तो किसी और तल पे बचा लेंगे। जी, लेकिन हम सेपरेशन को बचा लेंगे।